चलिए देखा जाए, हम लोग का हिस्ट्री क्लास चल रहा है और हिस्ट्री के क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं मध्य भारत का इतिहास। क्या पढ़ रहे हैं? मध्य भारत के इतिहास में जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं दिल्ली सल्तनत, किसके बारे में पढ़ रहे हैं? और आप लोग जानते हैं कि दिल्ली सल्तनत पर कितने राजवंशों का शासन हुआ? 5। कौन कौन सा राजवंश गिनाओ? गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश, जिसमें हम लोग गुलाम वंश के बारे में पढ़ाई कर चुके हैं। अब हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं खिलजी वंश के बारे में। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? खिलजी वंश के बारे में। तो आप लोग जानते हैं कि खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। और इसने खिलजी वंश की स्थापना कब की थी? 1296। फिर उसके 90 में ना, और उसके बाद जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी के बाद उसके बाद खिलजी वंश की गद्दी पर अगला शासक जो बैठा उसका नाम क्या था? अलाउद्दीन खिलजी। तो जैसा कि जानते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी जो था जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी का दामाद था। और अरे लोग चाइना लोग हैं, ठीक है, भतीजा भी था और उसका दामाद भी बना। तो जनरली क्या था, तो ये जो था इसकी हत्या करवा दिया गया। तो देखो अलाउद्दीन जो था फिरोज शाह खिलजी, जैसा कि बताएं कि ये जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी की तरह नहीं था, वो थोड़ा दयावान, ये एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, बताए थे। और इसके जीवन का 2 सपना था, एक मोहम्मद पैगंबर साहब की तरह एक नया धर्म को बनाना था और दूसरा क्या करना था? पूरे विश्व विजय बनना था। तो अपने काजी के परामर्श पर क्या हुआ? धर्म के रास्तों को छोड़ दिया और दूसरा क्या हुआ? सैन्य अभियान या विजय अभियान पर निकला। इसीलिए आपको अलाउद्दीन खिलजी को प्राचीन मध्य भारत के इतिहास में दूसरे नाम से जो जाना जाता है उसे क्या कहा जाता है? द्वितीय सिकंदर के नाम से जाना जाता है, जिसे आप जानते हैं। तो इसीलिए अगर आपसे पूछा जाएगा कि द्वितीय सिकंदर के नाम से कौन जाना जाता है, तो उसका नाम क्या होगा? अलाउद्दीन खिलजी। इसके बाद इसके कुछ बेसिक जो परिचय था वो पढ़ चुके थे कि इसके बचपन के नाम के बारे में आप लोग जानते हैं, क्या नाम था? अली और गुरसास नाम था। इसके बाद इन्होंने क्या हुआ, जब ये शासन व्यवस्था दिल्ली की गद्दी पर बैठा तो इन्होंने दिल्ली तक ही सीमित नहीं रहा, अपने साम्राज्य का विस्तार पूरे भारत में करना चाहते थे। तो भारत में करने से पहले उसे क्या दरकार पड़ेगा? सैन्य शक्ति का दरकार पड़ेगा। तो सैन्य शक्ति को सुदृढ़ करने के लिए ऐसा माना जाता है कि इसकी सेनाओं में लगभग 2 लाख सैनिक थे। तो इतनी ज्यादा सैनिक थे तो सैनिक को नियंत्रण भी करना था। तो कल की कक्षा में आपको बता दिए थे, या जो नहीं देखे उस पिछली कक्षा में देख लीजिएगा, इन्होंने कुछ बाजार नियंत्रण सिस्टम लाया था कि कैसे कंट्रोल करेंगे, बाजार के दामों को घटा दिया था जिससे कम वेतन में ही सैनिकों का भरपाई हो पाए, उसके बारे में जानकारी दे चुके थे। दूसरी नंबर बात, अपनी शासन व्यवस्था के दौरान कुछ इन्होंने मकबरे मस्जिद भी बनवाए थे, मीनार भी बनाए थे। तो मीनारों में सबसे प्रसिद्ध मीनार इसका कौन सा मीनार है? अलाई मीनार। और ये अलाई मीनार किसके कंपटीशन में बनाया था? कुतुब मीनार। कुतुब मीनार कहां पर है? दिल्ली में। कहां पर? महरौली में बनता था, ठीक है। तो ये कंपटीशन, क्योंकि वो गुलाम वंश में बनाया था तो बोला हम काहे पीछे रहेंगे, हम खिलजी वंश में बनाएंगे, ठीक है। तो अगर गुलाम वंश में किस मीनार की स्थापना की गई थी? कुतुब मीनार। और खिलजी वंश में बोलेंगे तो अलाई मीनार। अलाई मीनार की स्थापना किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। तो ये सभी बातें हम लोग पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद आज हम लोग पढ़ाई करेंगे उसके आगे से बात। जैसा कि यहां से आपको थोड़ा सा बताया गया था, इन्होंने अपनी शासन व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए आपको बताया गया था कि 4 घोषणाएं की थी। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कोई भी राजा को अगर अपने राज्य को सिस्टमैटिक तरीका से चलाना है, संतुलित तरीका से चलाना है, तो उसको अपनी जनता का पल पल का ज्ञान रहना चाहिए। आपको पढ़ाए थे ना चाणक्य में कि चाणक्य एक राजा का कितना अभिन्न होता है, शरीर का जो अंग होता है उसी प्रकार काम करता है। तो उसी में सबसे प्रमुख होता है गुप्तचर। गुप्तचर मतलब डायरेक्ट राजा से कांटेक्ट करता था वो। तो इसीलिए इन्होंने वो सिस्टम को व्यवस्था किया था, गुप्तचर विभाग कि मतलब कोई भी अगर अस्थाई गुप्तचर, देखो एक ये गुप्तचर मतलब परमानेंट गुप्तचर, ऐसा माना जाता है गुप्तचर के बारे में कि अलाउद्दीन खिलजी के समय में गुप्तचर को इतनी धन दिया जा सकता था वो किसी को खरीद ना पाए गुप्तचर को।
आपको जितनी नीड है वो डायरेक्ट राजा से कांटेक्ट करता था अलाउद्दीन खिलजी, उसको मनमाना संपत्ति दिया जाता था। इसलिए क्योंकि सारी जनता का नॉलेज और जितनी की गुप्त सूचनाएं हैं वो डायरेक्ट किसको रिपोर्ट करता था? अलाउद्दीन खिलजी को। तो आपको अगर मनमाना पैसा मिलेगा तो आप किसी के काम कीजिएगा? बोले मेरा मालिक इतना पैसा दे रहा तो हम काहे काम करेंगे? इसीलिए उसको परमानेंट रखा था, अस्थायी गुप्तचर व्यवस्था परमानेंट, और उसको जितने भी धन संपदा का दरकार करता था अलाउद्दीन खिलजी दे देता। क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी इस बात को जानता था कि अगर हम गुप्तचर को संतुष्ट नहीं करेंगे तो राज्य में विद्रोह हो सकता है। क्यों? कि अलाउद्दीन खिलजी भारत का निवासी नहीं था, और जिस समय वो भारत आया था उसमें आंतरिक विद्रोह चल रहा था। दक्षिण भारत में भी लड़ाई चल रही थी, आपका जो राजाएं थे सरदार वो भी लड़ा हुआ था, सैनिकों को भी कंट्रोल करना था क्योंकि वो तो मार के बना था गद्दी पर। तो इस सभी को व्यवस्था कंट्रोल करने के लिए उन्हें पहला टारगेट बनाया कि हमें गुप्तचर को सुदृढ़ करना पड़ेगा। इसीलिए उन्हें अस्थायी गुप्तचर विभाग की नियुक्ति की, और जिसका रिपोर्ट करेगा डायरेक्ट अलाउद्दीन खिलजी को। इसके बाद अगला हुआ, दूसरी बोला गया कि राज्य की अर्थव्यवस्था को कैसे सुदृढ़ किया जाए। इसके लिए इससे पहले जितने भी गुलाम वंश में शासक बने थे, माने खिलजी वंश से पहले, वो बहुत भूमि दान कर दिए थे। तो उन्होंने बोला कि जितने भी भूमि दान है वो क्या हुआ, फिर से वो उसको सरकार मतलब राजा अपने अधीन में मिला लेगा। और वो जो सरकारी भूमि जितना मिला लिया वो किसमें मिला लिया? खालसा भूमि में परिवर्तित कर लिया। मतलब राजाओं के द्वारा जितनी भी संपत्ति दान की गई थी बिना लिखा पढ़ी के साथ, जाओ खेती बाड़ी करो। अंत में जब अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पर बैठा तो जितने दान दी भूमि था सब वापस ले लिया। क्यों? क्योंकि उसको राजस्व बढ़ाना था। और राजस्व बढ़ाएगा कैसे? और राजस्व बढ़ाएगा कैसे? उसके लिए तो जरूरी है। तो राजस्व को बढ़ाने के लिए वो प्रथा को लॉन्च किया था। तो जैसे वहां पर क्या होता, बिना व्यापार ही माध्यम था। खोलो क्लास कभी ले सारा सर्विस सेंटर हमें बोला गया है आपका। तो ये जो प्रथा जो हुआ था, दान देने की प्रथा के बारे में समझ में आया? तो मतलब समझ में आया ये खालसा भूमि क्या था? खालसा भूमि का मतलब की गई थी कि दान दी गई भूमि को खालसा भूमि, मतलब क्या होता है? सरकारी भूमि में। तो सरकारी भूमि मतलब राज्य, देखोगे अभी भी आप लोग कहीं देखेंगे अभी भी है कि राजाओं के द्वारा बहुत सारा भूमि दान किया जाता था। उस भूमि को आप बेच नहीं सकते थे, वो ग्रामीणों को कृषि के लिए दिया जाता था, खेती बाड़ी करने के लिए, कि अपनी जीविका का पालन करें, ये नहीं कि हम दूसरे को बेचते। तो राजा अलाउद्दीन खिलजी दिखा कि सारा संपत्ति तो पीछे वाला राजा लोग दान कर दिया है, तो मेरा राजस्व बढ़ेगा कैसे? इसीलिए फिर उसने मिलाया और उसी का नामकरण बदल के क्या कर दिया? खालसा भूमि। तो खालसा भूमि का दूसरा नाम है क्या बोलेंगे? सरकारी भूमि। अभी भी देखिएगा सरकारी भूमि जिसको आप बोलते हैं गर मंजूरवा, झारखंड बोलते हैं ना, गर मंजूरवा मतलब सरकारी भूमि, उस पर आप रहन सहन कर सकते हैं लेकिन उसको बेच नहीं सकते हैं। गवर्नमेंट जब चाहे तो वो जमीन को वापस ले सकती है। जैसे जंगल वाला फॉरेस्ट जमीन होता है, वो आप खेती बाड़ी कर सकते हैं, लेकिन जिस दिन गवर्नमेंट को दरकार पड़ा वो गवर्नमेंट ले लेगा, नहीं तो अपना जमीन को फिर क्या होगा? किसानों से खरीदना पड़ेगा। सहमाई बात? तो याद रखिएगा। तो अभी गरमंजरुआ जमीन हम लोग भाषा में बोलते हैं, और उसमें कौन भूमि था? सीधी सी बात था। अगला बोला गया है उन्होंने नशा और शराब पर प्रतिबंध लगाया। पॉइंट समझिएगा, लिखा हुआ इसका अर्थ समझिएगा। इन्होंने कहा कि अगर हमको राज्य को सुदृढ़ व्यवस्था से चलाना है तो मद निषेध का कंट्रोल करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हर कोई इसका अधीन बन जाएगा तो क्या होगा? गुलाम क्या गद्दारी कर सकता है। गद्दारी मतलब राजा की गुप्त सूचनाएं और राज्य का गुप्त सूचनाएं किसी दूसरे के साथ भेज सकता है। तो बोला अगर राज्य को देखोगे ना, किसी से अगर उगलवाना है तो पिला दो। एक दो देखो, बोला जाता है नहीं कि नशा में आदमी सच बोलता है ना? क्या होता है ना कि नशा जब करेगा तो सच बोलेगा, अपना दिल का बात बोलेगा, गम भी उगाड़ेगा। पूरा गम में खोया रहेगा तो नशा का सेवन करता, तो वो कमजोर लोग होते हैं, उस पर सब लोग कभी मनोवृत्ति। इसीलिए रोड में देखोगे बनाते चलेगा तो अपना गम दोहराएगा वो लोग, है ना? तो फिल्मी दुनिया में देखोगे गम में भी शराब पीता है। तो इसीलिए ये भी क्या किया, पहले शराब पर कंट्रोल करवाया कि मद पीसे निषेध है। जैसे कि बिहार में अभी मद निषेध है, ठीक है, लेकिन झारखंड में भी करना चाहिए, झारखंड में करना चाहिए, लेकिन यहाँ कभी हो नहीं सकता है क्योंकि यहाँ पर जो खेती होती है महुआ की खेती मुख्य साधन है ना? सब मद निषेध होगा तो महुआ का बिक्री कैसे होगा? झारखंड में तो बंद हो जाएगा। जानते हैं ना महुआ आप लोग,
कितना लोग जानते हैं? हाथ उठाइए तो। वाह, तब तो ठीक है। हाँ, अब महुआ का, लेकिन आप लोग ओरिजिनल दवा नहीं पीते हैं, डुप्लीकेट वाला पीते हैं। महुआ का पेड़ है, वो पहचानने नहीं जानेगा तो पेड़ का जानेगा। महुआ, इसको बिक्री जिसको आर्थिक तंगी होगा कनेरी चला जाना, पीछे से डंडा लेके पहुंचेगा, है ना। अच्छा ठीक है, फॉरेस्ट बग बोल देंगे जो इधर रहता है, अब चल जाओ, ठीक है। अब दूसरा जो चौथा नंबर पार्ट दे दिया हुआ है, बोला गया है छोटे त्योहार और अमीरों को मिलने पर प्रतिबंध। देखो, छोटे त्योहार करने का मतलब क्या था? कहने का मतलब आपको कल भी बताए थे कि अगर कोई फेस्टिवल का ऑर्गेनाइज करते हैं तो उसके आर्थिक संपत्ति का नुकसान होता है, तो इसीलिए दूसरी नंबर छोटे छोटे। और छोटे त्योहार कौन मनाते हैं? आम जनता बनाते हैं। आम जो पब्लिक वाला बनाता है, बड़ा बड़ा बिजनेसमैन का छोटा छोटा त्योहार मनाएगा। आज कोई डे, फलना डे, चिलना डे, कोई डे रहता है नहीं, एक कॉमन उन लोग का रहता है सेलिब्रेशन डे, बस वही सेलिब्रेट करेगा। लेकिन हम लोग का भारतीय में 12 महीना में 15 को फेस्टिवल, कम से कम 15 को रहेगा, अनलिमिटेड ज्यादा है। तो इसी ने उस पर प्रतिबंध लगाया, जिसके कारण एकत्र होकर राजा के प्रति कोई षड्यंत्र न रचे। क्योंकि जब आप संतुष्ट रहेंगे तो बहस करते हैं ना, जहां बहुत दिन के बाद मिलेंगे, क्या हाल समाचार है, पहले पूछते हैं, नहीं ठीक नहीं है, अभी मंगलम में इतना टॉर्चर के लिए कि जाके मने नहीं करता पढ़े लेने। हाँ, इतना वर्के मिल जा रहा है कि समझे में नहीं आ रहा क्या करे क्या नहीं करे, ये तो मार देते हैं छुट्टी उट्टी। ठीक है, अब तो बोले नौकरी है, तब कैसे होगा? अरे नौकरी नहीं होगा, 1 साल में होगा, 2 साल के बाद होगा, जब वैकेंसी कोई दरकार है अभी ये करेंगे। ऐसे आपस में डिस्कस चलते रहता है। तो वही यहां पर भी ये लोग छोटे त्योहार के लिए इसे बैन किया गया था कि ना प्रजा मिलेगी और ना राजा के खिलाफ किसी तरह का षड्यंत्र चलेगा। दूसरी नंबर बात, अमीरों को मिलने का पर्यंत था, क्योंकि आप लोग जानते थे, गुलाम वंश से बताए थे कि जो सरदार अमीर सरदार रहते थे, वो गुलाम 40 सरदार बनाया था और वही राजा का कंट्रोल करता था। तो उन्होंने सोचा कि अगर अमीर ज्यादा लोग मिलेंगे तो हो सकता है राजा के खिलाफ ये लोग षड्यंत्र करेगा, इसीलिए उस पर भी बैन लगाया गया था। बैन इतना ही लगाया था, इन लोगों पर इतना टैक्स लाद दिया था, इतना टैक्स लाद दिया था कि लोग कंगाल बना दिया, पैसे पूरा खजाने खाली कर दिया। जैसे हम लोगों पर जीएसटी, रबड़ खरीदो तो जीएसटी, पेन खरीदो तो जीएसटी, हर चीज में जीएसटी, जानते हैं ना जीएसटी। दुकानदार बोलेगा जीएसटी नहीं लेना है, ले डुप्लीकेट बिल, बोले नहीं बिल रखा, बोले बिल नहीं लेगा तो 100 रुपए बच जाएगा, बिल लेगा तो पूरा पैसा देना पड़ेगा। देखिएगा, दुकानदार से बोलेगा ओरिजिनल हमको जीएसटी बिल दीजिए, तो बोलेगा जहां 500 का कपड़ा है, बोले 600 लगेगा, क्योंकि बोलेगा आज जीएसटी का पैसा आप ही से, बोले 100 बचाना चाहता है मत लो, लेकिन वास्तव में देना चाहिए, क्योंकि वो रिपोर्ट आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलती है। और अगर आप जी बिना बिल लिए आप कोई भी सामान खरीदते हैं तो वो समझ लीजिए एज ए ब्लैक मनी के रूप में काम होता है। ठीक है, जब इकोनॉमिक्स पढ़िएगा तो पूरा डिटेल में। तो यहां से समझ में आई बात? इस पॉइंट के नीचे जो अर्थ है समझ में आया सारा कुछ? कोई डाउट नहीं? रिपीट कीजिए, पहला क्या व्यवस्था घोषणा की थी, दूसरा उसके बाद खालसा भूमि, और तीसरा मद्यपान निषेध, चौथा छोटे त्योहार और अमीरों को मिलने पर प्रतिबंध। ये पहला इसका हेड लिस्ट मैडम नोटिस बोर्ड में लगा हुआ था। और जानबे करते हैं अलाउद्दीन खिलजी कितना टाइट था, बताए थे ना, बाजार नियंत्रण प्रणाली। अगर कोई भी व्यक्ति वजन से कम तौलेगा तो जितना कम तौलेगा उतना उसका शरीर का मांस काट के निकाल लेना है। डरे कोई नहीं तोलता था, ले लो ज्यादा ही ले लो, कम नहीं लो, टाइट एकदम पूरी व्यवस्था किया था वो। देखो, इसके बाद इन्होंने अपनी शासन व्यवस्था में कर लगाए थे, कुल 4 प्रकार के इन्होंने कर लगाए थे। कितने प्रकार के? 4। जिससे पहला कर का नाम आता है जजिया कर। कौन सा कर? ये एक ऐसा कर था जो गैर मुसलमानों के ऊपर लगाया था, मतलब उस मुस्लिम के अलावे बाकी सभी लोगों पर जो कर लिया जाता था वो जजिया कर था। जजिया कर कहने का मतलब है, अगर आप अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में रहना चाहते हैं तो आपको जिंदा रहने के लिए टैक्स देना पड़ेगा, नहीं तो आपको मार दिया जाएगा। समझ में आई बात? उसी का नाम है जजिया कर। मतलब अगर उसके राज्य में जीवित रहना है तो टैक्स भरो, क्योंकि आप दूसरे के अधीन है। वही जीवन आप लोग का भी मिलना चाहिए। जो नहीं पढ़ाई करेगा उसको जुर्माना होगा। जुर्माना का ये बाबू गांव के चौक पर खड़ा होकर के उसको गार्जियन से 10 कोड़े लगाया जाए, वो मारे नहीं, गार्जियन से पिटवाया जाए। देखो रिजल्ट पूरा वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ देगा बाबू गांव वाला लोग, नहीं तोड़ देगा? अगर मान लो नहीं पढ़ता है, कोई भी टीचर्स कोई पढ़ा रहा हो, ये बच्चा ने इसको पेरेंट्स को बुला के बाबू गांव के चौराहे पर 10 कोड़े लगाया जाए इसको, और दूसरा जिसे मारे वाला तो बाबू जी है, तो कहां जाएगा? पढ़वे करेगा। आप बोला रात दिन में वो 1 साल में रिजल्ट करे वाला 6 महीना में रिजल्ट करके चल जाएगा,
करेगा कि नहीं? तब नो बोलता है, अरे करेगा। अभी आपका गार्जियन नहीं पढ़ रहा, फेल दे, नहीं पढ़ रहा, चौराहा पर लगाया जाए इसको, और आपकी प्रेरणा, मार खाइएगा आप और आपसी प्रेरणा 100 लोग सीखेगा कि डर से हमारे गार्जियन को बुला दे। तब अंग्रेज लोग ऐसी ना सजा देता था। अंग्रेज लोग क्या करता था, सजा देता था, जो स्वतंत्रता की लड़ाई करता था उसको कभी जेल में मारता था नहीं, उसको चौराहा पर मारता था। क्यों? इसलिए मारता था कि उसके डर से 1000 लोग फिर आंदोलन नहीं करे, कि एक मारेंगे चौराहा अंग्रेज पर तो 100, जितने भारतीय लोग सब डर से आंदोलन शांत। तो उसी तरह एक मार खाएगा तो 1000 बच्चा पढ़े लगेगा। तो हम लोग अभी तो स्वाधीनता के देश में है, मलाम अलाउद्दीन खिलजी को सिस्टम लाएगा। तो देखो, पहला जो कर लिया था जजिया कर, समझ में आई बात? दूसरा कर का नाम था जकात। क्या नाम था? जकात। ये मुसलमानों की आय पर लिया जाता था। मुस्लिम समुदाय लोग जितने टैक्स पे करते थे, आमदनी कमाते थे, उस पर उसको टैक्स जो देना पड़ता था मुस्लिम समुदाय को, उस कर का नाम था जकात कर। कौन सा कर नाम था? जकात। और तीसरा कर का नाम था क्या? खराज। क्या नाम था? और ये एक ऐसा कर था, ये मुसलमानों को भूमि कर था। मुसलमान लोग भी तो खेती बाड़ी करते थे, तो वो समुदाय के लोग जो भूमि पर खेती करते थे, उस कर का नाम क्या था? खजात। खराज, सॉरी खजात बोले, खराज कर। क्या नाम था? हाँ, क्योंकि ये एक अरबियन तुर्कमेनिस्तान थे तो असी से वर्ड का यूज करेंगे। और अगला कर का नाम था क्या? खुम्स। खुम्स जिसका नाम है, यह सैनिकों से लूट लिए जाने वाला कर था। और मकान की घड़ी नामक कर तथा चारागाह पर जो चरी कर लिया जाता था। मतलब इसमें 3 तरह के कर को रखा गया था। पहला, सपोज करो कि लूटपाट की घटनाएं होती थी, तो लूटपाट की घटनाएं से जो कर वसूला जाता था, उस कर को क्या कहते थे? खुम्स कर। फिर उसके बाद मकान पर जो कर लिया जाता था उसे घड़ी नामक से जाना जाता था। और जो चारागाह, चारा मतलब समझते हैं ना, जो गाय जानवर को चराते हैं, उस कर को नाम से दिया जाता है, किस नाम से? चरी कर। ठीक है, तो ये जो था उस जमाने में भी था, तो इसी से प्रभावित होकर के आगे चल के हमारा देश में भी टैक्स लगा। पहले अलग अलग स्टेट के लिए टैक्स लगता था, अब पूरा इंडिया में कॉमन टैक्स आ गया जिसका नाम है जीएसटी, गुड एंड सर्विस टैक्स। आइए, फिर उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी शासन व्यवस्था को सुदृढ़ चलाने के लिए कुछ विभाग का निर्माण किया था, जिसे पहला विभाग का नाम था दीवाने आरिस। क्या नाम था? और ये जो विभाग जो था, किस विभाग के नाम से आया था? और जैसा कि बताए थे कि सैन्य विभाग में लगभग इनके 2 लाख सैनिक रहा करते थे, जिसमें घुड़सवार भी रहा करते थे, हाथी वाला। और घुड़सवार के लिए इन्होंने एक प्रथा अमल की थी, और वो प्रथा क्या थी? घोड़े दागने की प्रथा। तो घोड़े दागने की प्रथा जो सबसे पहले प्रारंभ करने वाले जो शासक थे, वो कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी। कल बता दिए थे। क्यों? क्योंकि सपोज करो कि हर छोटे छोटे कबीला, हर छोटे छोटा राज्य में क्या था? घोड़ा रखा जाता था। जैसे कुछ घोड़ा हजारीबाग में, कुछ रांची में, कुछ धनबाद में। तो ऐसा ना हो घोटाला करे कि जब यहां शासन देखने हैं हजारीबाग में, तो रांची का घोड़ा लेके आ जाए कि देखिए बढ़िया ठीक ठाक तो रख रही है, और सब उससे चारा घोटाला करके खत्म कर दे। तो इसीलिए वो प्रथा चालू की थी, मार्क, कि ये मार्क का घोड़ा किस नस्ल का है, कितना इंटेलिजेंट है, कहां रखा जा रहा है, कि जब युद्ध का दरकार पड़े तब। क्योंकि घुड़सवारी किसी भी राजा का विजय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। समतल पर पैदल वाला ज्यादा मारेगा कि घोड़ा से लड़ेगा वो मारेगा ज्यादा? घोड़ा वाला जाएगा, इसलिए घुड़सवारी था। ठीक है, दूसरे नंबर जो था दीवाने इंसा। क्या नाम था? ये मतलब था कि शाही आदेश का पालन करवाना, या पत्राचार विभाग। जैसे अभी हम लोग का पत्राचार मतलब न्यूज़पेपर, कोई भी देश की सूचनाएं जो छपती है भारत सरकार के द्वारा, वो भारत गैजेट में छपती है। राज्य सरकार का सूचना पत्र होता है, ये नहीं न्यूज़पेपर। कोई भी वैकेंसी कुछ भी निकलेगा, राज्य सरकार का राजस्व पत्र जिसको बोलते हैं गैजेट, उसमें जारी होता है। वो उसमें होने के बाद फिर सार्वजनिक किया जाता है आम जनता के लिए। तो ये जो राजस्व पत्र जो जारी करने की प्रथा जो चालू हो गई थी, अलाउद्दीन खिलजी नहीं कर की थी। और जो किस नाम से जाने जाते थे? दीवाने इंसा। और अगला जो था दीवाने विरासत या वजारत, जिसमें बोला जाता था ये पीएम के प्रधानमंत्री का पद होता था। पीएम या प्रधानमंत्री, वजीर, वजीर बताए थे ना, पर वजीर जिसको कहते थे। और ये प्रधानमंत्री का पद होता था जो वजीरों के क्या बोला जाता था? नियंत्रण में था। और ये सबसे महत्वपूर्ण पद होता था। क्यों? क्योंकि वजीर के बाद ही कांटेक्ट सीधे राजा का पास जाइएगा।
तो इसीलिए महत्वपूर्ण पद होता है। जैसे हमारे देश का महत्वपूर्ण पद कौन सा है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री के बाद डायरेक्ट कौन? राष्ट्रपति। तो प्रधानमंत्री ही कार्यवाहक होता है हमारे देश का, ठीक। और उसके बाद खाली मुहर किनका रखता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति महोदय का मुहर लग जाने के बाद वो हमारा एक संवैधानिक कानून बन जाता है। लेकिन जब तक उसमें राष्ट्रपति का परामर्श ना हो या राज्यसभा में नहीं जाए, और भी संवैधानिक पद है, लेकिन फाइनली जजमेंट कौन करता है? प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री कौन बनता है? जिसका बहुमत होता है सरकार में। जैसे हमारे वर्तमान में राज्य में मुख्यमंत्री का उन्हीं का होगा, मानेंगे जिनकी पार्टी का बहुमत होगा। जिसका बहुमत नहीं है वो नहीं बनेंगे। तो सेम उसी प्रकार वो जो कंट्रोल जो करता था, इसीलिए उसका पद जो माना जाता था महत्वपूर्ण। कौन किसको कंट्रोल करता था? वजीर को। उसके बाद अगला जो पद होता था दीवाने, जिसको नाम जाना जाता था रसातल। यह विदेशी विभाग और धार्मिक मामलों, विदेशी विभाग का कहने का मतलब है भारत से बाहर किसी भी क्षेत्र में अगर क्या काम होना है, कैसे करना है, भारत में धार्मिक व्यवस्था का कैसे विकास करना है, अंत करना है, ये सभी जो मामला को निपटारा करता था वो कौन सा विभाग करता था? दीवाने रसातल। और अगला जो विभाग था दीवाने रियासत, इससे तो आप परिचित है। ये होता था, यह बाजार नियंत्रण को करता था, यही कंट्रोल करता था। दीवाने रियासत कि कहां बाजार में किस तरह का नियंत्रण हो रहा है कि नहीं, कहीं काला बाजारी तो नहीं हो रहा, धोखेबाजी तो नहीं हो रहा। तो ये सभी तो वर्तमान में भी नियंत्रण होता है, उसका नाम है सेल टैक्स डिपार्टमेंट। सेल टैक्स ऑफिसर्स पास कीजिएगा सीजीएल, तब में बनिएगा अधिकारी वाला, ठीक है। एक्साइज अभी विभाग जो बनते हैं वो एक्साइज भी उसी के अंडर में आता है। एक्साइज जो आता है ना उसी के अंडर में आता है, ठीक है। ये सभी बाजार का मॉनिटरिंग करता था कि बाजार में सरकार के द्वारा जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो चालू किया गया है सही है कि नहीं। किसी को 5 किलो दे दे रहा, किसी को 2 किलो में सल्टा देता है, ऐसा नहीं हो। जो मापदंड आपके अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा निर्धारित किया गया था वो सारे मापदंड चल रहे कि नहीं चल रहे, उसका कंट्रोल कौन करता था? दीवाने रियासत। तो दीवाने रियासत का काम क्या था? बाजार नियंत्रण प्रणाली को कंट्रोल करना। समझ में आ रही बात? आगे देखो, इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण ये उसकी थी शासन व्यवस्था के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे अलाउद्दीन खिलजी का विजय अभियान के बारे में। तो जैसा कि अलाउद्दीन खिलजी का सपना था, क्या सपना था? अरे बोलो, विश्व विजय बनना। तो विश्व विजय कहाँ होगा? महल में बैठ करके नहीं, तो कैसे बनेगा? कैसे बनेगा? देखो, ये जो बैठा हुआ था अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली की गद्दी पर था, यहां था, और यहीं से उसको पूरा देश पर नियंत्रण करना था। अब देश पर नियंत्रण करेगा तो ये गद्दी छोड़कर जाएगा कि राजा जाएगा पहले लड़ने? पहले राजा नहीं जाता है, पहले उसके अंदर में जो सेनापति होते हैं, और उस सेनापति में उसका विश्वास पात्र सेनापति, फर्जरी वाला सेनापति ने जाए तो मिल जाए, उसने उसे पूरा ट्रेन करके रखता था, उसके ऊपर भी ट्रेनिंग चलता था कि सेनापति में भी कौन सेनापति। तो इसने अपने विजय अभियान जो प्रारंभ किए, तो इन्होंने तो उत्तर भारत में तो कंट्रोल कर लिया था। अब इसका टारगेट था गुजरात में एरिया, रणथंबोर, अहलवाड़ा, मालवा, देवगिरी, वारंगत, ये सभी इलाहाबाद पर तो पहले कब्जा कर लिया था। किसको मारा था? जलालुद्दीन फिरोज शाह, मार के तो पहले ही गद्दी हथिया लिया था, ठीक। तो ये सभी जो भाग थे इस पर अब उसको कंट्रोल करना था। तो अब वो विजय अभियान पर निकला। तो जैसा कि पिछली कक्षा में बताए थे, ये अपने सैनिकों को पहले संतुष्ट किया था। मान लीजिए आपको संतुष्ट करेंगे तभी ना आप लड़ने जाएंगे। देख रहे आधे पेट खाना खा के वेतने नहीं दे रहे हैं, काम चला रहे थे, जाइएगा लड़ने के लिए? अभी मान लो अभी किसी को वेतन नहीं दिया, बोलेंगे जब बॉर्डर पर लड़ने जाएगा, लड़ने नहीं जाएगा। तो उसकी हर चीज को कंट्रोल किया था। इसीलिए विश्व विजय अभियान से पहले वो अपने अपने राज्य व्यवस्था को सुदृढ़ किया था, क्योंकि बोला जाता है कि अगर राज्य की प्रजा आपसे संतुष्ट रहेगी तभी आपका राज्य का विकास होगा। जब देश की जनता संतुष्ट रहेगी तभी देश हमारा विकास होगा। अभी देखो बांग्लादेश का हाल, पाकिस्तान का हाल, श्रीलंका का हाल क्या है? लोग का जनता संतुष्ट है? जेने पारा ओकरे मार के खा जा रहा है, जिसको पारा उसी को लूट खसोट। तो वहां क्या डेवलपमेंट का काम होगा? अभी
जाएगा कोई बिजनेसमैन, हम यहाँ प्लांट लगा रहे, जाएगा ओकरे लूट लेगा सब, बेचारा जाए वही करेगा। अभी लूटपाट यही घटनाएं चल रही है ना, अस्थायी गवर्नमेंट नहीं है। अभी यहाँ टमाटर खा रहे हैं 60 रुपए 80 रुपए किलो, वहां जाइए 800 रुपए किलो मिलेगा, ले जाए यहाँ एक्सपोर्ट करो। तो बोलेंगे सर जाके वहीं बेच रहे हैं, जैसी टोकरी वहां पहुंचेगा इंडियन, तो झपट लो, जाओ भेज देगा उधर है। हाँ, वो बोलेगा हमारे देश में आ रहा, सब पहले लूट लेगा। जहां भी भूल से कोई गया पैसा कौड़ी लेकर के, और खैर नहीं तो डरे कौन जाएगा, तो भाग रहा है सब, भाग रहा है ना सब, तब आपको जाएगा अभी नहीं। तो ये बुद्धिमान ने चलो अभी ले आ रहे, हम लोग झारखंड में बहुत टमाटर होता है, जाएंगे वहीं बेचेंगे, ऐसा गलती नहीं कीजिएगा। तो कहने का मतलब वही था कि अलाउद्दीन खिलजी ने विजय अभियान प्रारंभ करने से पहले अपनी जनता को, अपने सैनिकों को पूरी तरह संतुष्ट किया और समर्थमान बनाया, तब विजय अभियान पर निकला। तो वही बोला गया है अलाउद्दीन खिलजी का सैन्य अभियान बोलिए या विजय अभियान। तो इन्होंने, अलाउद्दीन खिलजी ने उत्तर भारत और दक्षिण भारत दोनों में अभियान चलाया। तो उत्तर भारत की सबसे पहले इनके जीवन की घटना जो घटित होती है वो चालू होती है 1297 ईस्वी में। कब होता है? और अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पर कब बैठा था? 96 में बैठा। तो इसी तरह बैठने के बाद गद्दी पर नहीं हुआ, क्योंकि ये महत्वाकांक्षी शासक था, और जो इसमें महत्वाकांक्षा की भावना, लालच अलग होता है, महत्वाकांक्षा कुछ कर गुजरने की अगर आपके अंदर में भावना रहेगी तभी आप कुछ कर पाइएगा। ये नहीं कि एग्जाम अभी 8 महीना बाद अभी से पढ़ के क्या करेंगे, आएगा एडमिट कार्ड मिलेगा तब से पढ़ेंगे, तो उस तरह रिजल्ट नहीं करोगे। एग्जाम पाना है, जब तक मेरा रिजल्ट नहीं होगा तब तक पूरा जान जी लगाना है। तो जब तक जान जी नहीं लगाओगे तब तक रिजल्ट को नहीं पा पाओगे। तो इसी भावना के उद्देश्य से तो ये गद्दी पर बैठा था। ये पहले प्री प्लानिंग था कि हम अगर दिल्ली की गद्दी पर बैठेंगे तो हमको क्या क्या करना है। तो उसी प्रकार आपको जब जॉब लेना है, जब आपको पता है कि इसके लिए पढ़ना है, तो जान जी झोंक देंगे, पूरी उस आखिरी कतरे तक पढ़ाई करेंगे जब तक हमारा रिजल्ट ना हो। ये नहीं कि आज ठंडा लग रहा, गर्मी लग रहा, बरसात लग रहा, नहीं सोचिए। आपके जीवन का 24 घंटा है, 24 घंटा का आपको यूटिलाइज करना है। दिमाग में ये बात समझ में आएगा, समझ में आई बात? तो इसीलिए ये गद्दी पर बैठते साथ सबसे पहले ये उत्तर भारत को कंट्रोल किया, और अपने नहीं किया, इसमें शक्तिशाली सैनिक थे, सेनापति। तो सर्वप्रथम जो भारत अभियान जो चालू किया कब? 1297 में। इसने बताया गया सुल्तान ने अपने सेनापति, फेमस सेनापति जिसका नाम था उलुग खां और नसरत खां, क्या नाम था? उलुग खां और नसरत खां को गुजरात पर आक्रमण करने के लिए भेजा। बोले जाओ पहले आक्रमण करो। तो इसका जो सबसे फेमस जो सेनापति का क्या नाम था? उलुग खां, नसरत खां। क्या नाम है? आधा बोल रहा आधा सुन रहा, फिर से बोलो। सामने वाला नहीं बोलता है, फिर से बोलो। यस, उलुग खां और नसरत खां को पहले आक्रमण करने के लिए भेजा। कहां पर? गुजरात को। बोलेंगे सर ये गुजरात पर क्यों भाव भेजा? इसलिए वो गुजरात को पहले वो पहुंचा, वो एरिया में, ये गुजरात वाला एरिया में, कि इसलिए कि वो समुद्री व्यापार करना भी चाहता था। तो व्यापार कैसे करेगा जब तो गुजरात के एरिया में पहुंचेगा तभी तो इसीलिए वहां पर भेजा दोनों को। और उस समय वहां की राजधानी हुआ करती थी, कहां होती थी? अनहिलवाड़। कहां हुआ करती थी? अनहिलवाड़। देखो अलहंद कहीं लिखा हुआ, अलिन लिखा हुआ है, ठीक है। ये जगह पर हुआ था और इसने मुसलमानों का अधिकार कर और गुजरात को कहां पर मिला लिया? तब मतलब पूरा का पूरा व्यापार क्षेत्र मैंने समुद्री पार्ट यहाँ कंट्रोल में कर लिया। अभी लोग जो आता था थके हारे मरुस्थल से, सिंध प्रांत से इधर उठेगा, आराम से समुद्र मार्ग से आ सकता है, ठीक है। अभी बोलेंगे जाओ घरे, सर नहीं जाना है घरे, पैदले जाओ। गांव अगर आप लोग भेजेंगे जाएंगे पैदल? नहीं जाओ, साइकिल से चल जाओ। साइकिल से कौन जाएगा सर? भाव से भाड़ा मंगाएंगे तब न जाएंगे। अभी एसी बस में जाएंगे, नॉर्मल बस से जाएंगे। तो क्यों? आपका संसाधन हुआ तब ना। अगर मान लीजिए रास्ते की साधन नहीं होते तो कैसे जाते? पैदले नहीं जाते, जाना है। हाँ ठीक है, जाइए ना। तो उसके बाद जो होता है, तो ये जो होता है, तो इसीलिए वो गुजरात को कब्जा में कर लिया, ठीक है। तो अब इसीलिए अब सबसे पहले जो था अलाउद्दीन खिलजी, अगर पूछा जाए भारत के किस भाग को अपने अधीन में किया था? गुजरात के जगह का, जिसका नाम क्या था? अहिंदवाड़। और ये कब किया था? 1297 ईस्वी में किया था,
ठीक है। इसके बाद यहां तक ही सीमित नहीं रहा, इसके बाद आगे चल के बोला गया अलाउद्दीन खिलजी जो देखो बोले हैं व्यापार के लिए समुद्री मार्ग का ध्यान दिया और इसी उद्देश्य से 1297 ईस्वी में जो जगह था आपका आलिंदवाड़ा, ठीक है, उसको कंट्रोल किया और उस समय वहां का जो शासक हुआ करता था उस शासक का नाम था रायकर्ण, ठीक, को पराजित किया। और इस समय क्या बोला गया, और इस आक्रमण का नेतृत्व जो कर रहा था उसका सेनापति, जिस सेनापति का नाम क्या था, नुसरत खां। तो नुसरत खां ने विजय अभियान किसके आदेश पर किया, अलाउद्दीन खिलजी पर, पहला कंट्रोल कर लिया वहां पर। फिर उसके बाद इसी अभियान के दौरान एक इसको व्यक्ति मिला जिसका नाम था मलिक काफूर। क्या मिला, तो मलिक काफूर एक ऐसा व्यक्ति था, माना जाता है इसका दूसरा नाम था चंद्रराम। क्या नाम था, और चंद्रराम को एक गुलाम के तौर पर खरीदा, कौन खरीदा, नुसरत खां खरीदा, और बोला कि जब हम जाएंगे दिल्ली तो किसको पेश करेंगे, अलाउद्दीन खिलजी को। तो इसको खरीदा 1000 दिनार में। कितना में खरीदा, तो अगर बोला जाए 1000 दिनारी व्यक्ति का नाम है तो क्या नाम रहेगा, मालिक काफूर रहेगा। इसीलिए इसके दूसरे नाम से जाना जाता है 1000 दिनारी। किस नाम से जाना जाता है, और ये यहां तक नहीं रहेगा, आगे चल के बहुत बड़ा योगदान निभाएगा एज ए सेनापति के रूप में, ठीक है। तो ये ऐसे कोई आदमी नहीं, आपको कोई खरीदेगा, ये लोग बेकारिया है, तो बोझे रहेगा, बैठ बैठ के खिलाना ही पड़ेगा। तो आप पूरा टैलेंटेड कमाओगे उमाओगे तभी बिक्री होगा। लड़का लोग बिक्री नहीं होता है, दहेज देके खरीदता है ना लड़की वाला लोग, डिमांडेबल 20 लाख रुपया, 50 लाख रुपया, तो लड़की लोग बोला चलो बिक्री, सौदा खरीद, बिक्री बेचता ही है ना। हाँ, तो ये नहीं सोचिएगा कि लड़का लोग का बिक्री नहीं होता, वहां भी होता, अभी भी होता है, इसका डिमांड लगता है। अभी आपका डिमांड 2-3 लाख रुपया होगा मुश्किल से, है ना। हाँ, लेकिन जब सरकारी अधिकारी बन जाइएगा तब आप ब्लैंक चेक पर खाली भरिएगा, फिलअप कीजिएगा। लड़की वाला इतना पेशगी है, आपने किया, बाबूजी हाँ काम लगा मेरा बेटा को पढ़ाने में, इतना लगा है, इतना परेशानी से पढ़ाए, और महीना का उसको 20,000 रुपए भेजते थे, जहाँ 2000 भेजता था, 2 जीरो और बढ़ा के भेजेगा, तभी ना ये अधिकारी बना। ये वो काम नहीं करता था, कई गांव में खेती को करवाता था, ये बोले नहीं करता था, तभी ना अधिकारी बना है, ठीक है। तो उस समय पूरा रॉयल्टी आ जाएगी आपके पास। फिर तो कोई शादी करेगा तो डीजे कहां से बजाएगा, वो तो लड़की वाला का पैसा से बजाता है। कोई समझदार रहते हैं तब अपना पैसा से बजाते हैं, नहीं तो जीता है जितना पैसा दहेज मिला दूसरा दिन उड़ गया। तो लड़की लोग बता, मेरा बाबूजी से इतना पैसा हमारे घर में काम करे लाए हैं, और पहले डिमांडेबल, वो भी ब्लैंक चेक में कंडीशन लगाता है, हम जाएंगे मेरे घर में इतना इतना साधन होना चाहिए, मिट्टी का घर में नहीं रहेंगे, 4 व्हीलर होना चाहिए, घर से निकलते हुए स्टाफ होना चाहिए, वो कंडीशन डालता है ना। अरे कंडीशन डालता तभी ना अप्लाई होता है, कि ऐसे वो कहेगा अपना माँ से बाबूजी से, वो घर में जा रहा है सुविधा, तब बोलते हाँ सुविधा, तब मेरा लायक घर नहीं। लड़की लोग का भी डिमांड रहता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको मालिक गफूर को युद्ध में खरीदा, इसलिए खरीदा कि ये टैलेंटेड आदमी था, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपका होगा, तो इसीलिए 1000 दिनारी के नाम से किस व्यक्ति को नहीं जाता है, और मालिक गफूर को किस युद्ध के दौरान खरीदा था, गुजरात की लड़ाई में, ठीक है। तो पहला अभियान जो चला था, इन्होंने अपने सेनापति के बल पर कहां से अभियान चालू किया, गुजरात, क्योंकि ये समुद्री मार्ग था और वो व्यापार के लिए सुदृढ़ था, ठीक है। तो इसके विजय अभियान आज की कक्षा में ही तक, इसके बाद अभी विजय अभियान आज से चालू भी, पूरा भारत विजय अभियान चालू करेगा, तब उसके अगले कक्षा मिलेंगे, ठीक है। तो आज की कक्षा यहीं तक, धन्यवाद।